नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है कंडक्टिंग मटेरियल्स का पार्ट 2 और अब हम ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि मैच लिस्ट मटेरियल्स विद लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहला है आपका एल्यूमिनियम, फिर दूसरा है फॉस्फर ब्रॉन्ज, फिर तीसरा है आपका कार्बन और फिर चौथा है आपका नाइक्रोम। और इसमें बोला है एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। तो देखिए, करंट कैरिंग स्प्रिंग, हीटिंग एलिमेंट, कम्यूटेटर ब्रश, टेलीफोन कोड्स एंड ट्रॉली वायर्स। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, अगर आई एम सॉरी, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये कहाँ यूज होता है, टेलीफोन कॉर्ड्स बनाने में यूज होता है, ट्रॉली वायर्स में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। फॉस्फर ब्रॉन्ज आपका यूज होता है करंट कैरिंग स्प्रिंग में, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। कार्बन आपका यूज होता है कम्यूटेटर ब्रश में, तो थर्ड ऑप्शन होगा। और नाइक्रोम आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, तो ये आपका 2 ऑप्शन होगा। 4 1 3 2 किस में आ रहा है, आपका सी में आ रहा है, तो इसीलिए आपका 9th का सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। अब इस क्वेश्चन में देखिए किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, सिलिकॉन डूब्ड विद बोरॉन, बोरॉन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इंट्रिंसिक सिलिकॉन। इसमें आपको कौन कौन से दिए हैं, बोरॉन दिया है, सिल्वर दिया है और एल्यूमिनियम दिया है। बोरॉन भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एलिमेंट है और एल्यूमिनियम भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एलिमेंट है। सिल्वर जो होता है, सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, विच कम्स द मेटल एल्यूमिनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, ये मोर देन दैट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, पहला इंट्रिंसिक सिलिकॉन होगा, जिसमें नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंट्रिंसिक मतलब विदाउट एनी इंप्योरिटी। सिलिकॉन डूब्ड विद बोरॉन, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिल्वर है, तो सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे पहले इंट्रिंसिक सिलिकॉन आएगा, फिर आपका सिलिकॉन डूब्ड विद बोरॉन आएगा, फिर आपका सिलिकॉन डूब्ड विद एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, मतलब सिलिकॉन डूब्ड विद बोरॉन एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आपका सिल्वर आएगा। सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। ये बोरॉन एल्यूमिनियम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से ज्यादा होती है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 10-3 per degree and its resistance at 0 degree is this much. At what temperature is its resistance 1.1 ohm? देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो रेजिस्टिविटी निकालनी है हमें। रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज रो एज अ फंक्शन ऑफ टी इज रो ऑफ 0 एंड 1 प्लस अल्फा ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रो ऑफ टी क्या है, एट वॉट टेम्परेचर इज इट्स रेजिस्टेंस 1.1 ओम, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस दिया नहीं है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, आर टी इक्वल टू R0 ऑफ 1 प्लस अल्फा टी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1.1, R0 कितना दिया है 1.0 ओम, देन 1 प्लस अल्फा कितना दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है 10-3, ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है कैपिटल टी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 इंटू टी। सॉल्व करेंगे तो 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.001 टी, 1 इज इक्वल टू 0.001 टी, तो टी इज इक्वल टू हाउ मच 1 बाय 0.001, तो कितना आएगा 1000 ही आ रहा है मेरा, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये कह रहा है। ये कितना दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 10-3 टी। 10-3 टी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 बाय, इसको मैं ऐसे तो लिखूंगी 0.001, ओके 0.001, तो 0.001 है, तो मैं हाँ वैसे आना तो ये इतना ही चाहिए। आप लोग चेक करिएगा थर्ड क्वेश्चन मैंने सही किया है कि नहीं किया है, ओके, फॉर करेक्शन। नेक्स्ट है अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर if magnitude of charge of an electron is this much,
देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो पास द क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, मतलब ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर। एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर जो चार्ज है वो तो पता ही है आपको कितने कूलम्स होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पर सेकेंड बाद में फ्लो करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, आपको पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन टी होता है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो I इंटू टी अपॉन ई। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर, n इज इक्वल टू, अब देखिए करंट कितना दिया है इसमें 4 एम्पियर, और चार्ज कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और टाइम कितना दिया है इसने, अगर ये 1 सेकेंड भी दिया है, ठीक है 1 सेकेंड दिया ना, पर सेकेंड बोल रहा है ये, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 2 8 जा 16, 2 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 19, दैट मीन्स ये कितना आएगा, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेदमैन फ्रांज लॉ। मैं देखिए क्वेश्चन जो भी मुझे क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड मैं रेलिवेंट थ्योरी बताऊंगी, क्योंकि YouTube में देर आर सो मैनी टीचर्स हु आर टीचिंग थ्योरी ऑल्सो। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी बताऊंगी और मुझे लगता है ये सही भी है। ठीक है, वाई टू वेस्ट व्हेन यू हैव इनफ बुक्स टू रीड। अकॉर्डिंग टू वेदमान फ्रांस लॉ, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय K टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज। देखिए ये एक लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू दिस वेदमैन फ्रांस लॉ, जो द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, it is same for all metals, it is same for all, that means मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, for all metals and is a function of temperature only, and is a function of temperature only। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो जाएगा, K by sigma, this is proportional to T, that means the ratio of the thermal conductivity to that of the electrical conductivity is proportional to temperature। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, which implies K by sigma is equal to L into T। L क्या है, लॉरेंज नंबर, इसको बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक लॉरेंज नंबर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो कहीं से भी नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए the average drift velocity of electrons in a metal is related to electric field and collision time t as, ये तो आपने पढ़ा होगा, Vd is equal to how much, mu into E होता है, mu is equal to how much क्या होता है, Qt upon m, Qt by m होता है ना, that means मैं इस Q को क्या लिख सकती हूँ, Qe into T upon me, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो QET upon m, यहाँ पे ये कायदे से ये होना चाहिए इसका Q, नहीं 2 तो कहीं भी नहीं आएगा, डायरेक्टली भी नहीं है, 2 कहीं नहीं है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। गेटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 इक्वेशन बाय रूल। अभी ध्यान से समझना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इसको हमें देखना है कि क्या क्या है। पहले तो मैं आपको डाइलेक्ट्रिक बता देती हूँ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, इट इज ए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल, यू नो नॉन कंडक्टिंग मटीरियल होता है, इट इज नॉन कंडक्टिंग मटीरियल विच कैन बी पोलराइज्ड और exhibit an electric dipole by an electric field, which can be polarized or exhibit an electric dipole। इसमें क्या होता है, exhibit an electric dipole by an electric field, by an electric field। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, दैट मीन्स इट्स मेन फंक्शन इज चार्ज स्टोरेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, व्हेन द मेन फंक्शन इज चार्ज स्टोरेज, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर यूज्ड। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के बारे में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं दे आर स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, means all ferromagnetic materials become paramagnetic above a temperature called a Curie temperature। ठीक है, it is the property of material to be strongly attracted to a magnetic field, means to be strongly attracted, it is the property of a material to be strongly attracted to a magnetic field
टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, जैसे बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, एंड टू बिकम अ पावरफुल मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल which is strongly attracted to a magnetic field and it becomes a powerful magnet. So what is the source of ferromagnetic? It is the spin of electrons. इसका source क्या है? Its source is spin of electrons. electrons की spinning से ये generate होता है। तो ferromagnetic सारे पैरा कब हो जाते हैं? above a temperature called a critical temperature. ये ferromagnetic जो होता है it becomes para above critical temperature. Okay, next है conductors, सबको पता है they are rich in electrons, they have the presence of the free electrons, है ना। superconductor क्या होता है? superconductivity is defined by the zero resistivity. that means the material whose resistivity become immeasurably small, जिसकी resistivity बहुत छोटी हो जाती है और actually it becomes zero below a critical temperature. below a क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। अब आता है इसमें डबे इक्वेशन, ये आपने पढ़ा भी था कि डबे इक्वेशन क्या होती है। डबे इक्वेशन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने जब कराया था कि जिसमें जो ये मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ टेम्परेचर। क्यूरी वेस लॉ किसे बोलते हैं? क्यूरी वेस लॉ किसे बोलते हैं? क्यूरी वेस लॉ होता है आपका जिसमें देखिए क्यूरी वेस लॉ होता है जिसमें C जो होता है ससेप्टिबिलिटी जो होती है इट इज इक्वल टू C बाय टी माइनस थीटा। दैट मीन्स जो ससेप्टिबिलिटी है इट इज डिफाइंड एज C बाय टी, जहाँ पे C क्या होता है? क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट होता है ये। इट अकर्स इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? दे एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म इन सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड फील्ड। जहाँ पे अप्लाइड फील्ड होती है वहाँ पे इनका फीबल मैग्नेटिज्म होता है। मैथियसंस रूल किसे बोलते हैं? मैं मार्कर इसीलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। मैथियसंस रूल किसको बोलते हैं? मैथियसंस रूल होता है जिसमें जो आपका रो होता है रेजिस्टिविटी, इट अराइजेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट स्कैटरिंग प्रोसेसेस। अराइजेस फ्रॉम independent scattering processes, ठीक है, which are additive in nature, जो additive होते हैं, which are additive। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसका एक्सप्रेशन है, देखिए मैं बताती हूँ, इसका एक्सप्रेशन है that the rho is equal to sum of residual resistivity plus ideal resistivity. This TH is what? This is ideal resistivity. अब ये जो रेजिड्यूअल है दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द सम ऑफ द इम्प्योरिटीज, रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस ड्यू टू इम्प्योरिटीज एंड प्लस द रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस ड्यू टू डिफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजनरी इफेक्ट। मेजनरी इफेक्ट क्या होता है? मेजनरी इफेक्ट में भी आप देखिए कि ये जो मेजनरी इफेक्ट है मैं इसको चेंज कर देती हूँ कि पता नहीं मार्कर चलेगा कि नहीं, मैं ये वाला यूज करती हूँ। ओके, मेजनरी इफेक्ट जो है आपका, मेजनरी इफेक्ट है, दिस इज द एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज व्हाट? एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम इंटीरियर ऑफ ए पीस ऑफ ए सुपर कंडक्टर, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ ए पीस ऑफ superconductor material as material undergoes transition to superconducting phase, as material undergoes transition to superconducting phase। क्या है ये? expulsion of magnetic flux from interior of a piece of superconductor as this material undergoes transition to superconducting phase। जब मटेरियल की चेंजिंग स्टेट आती है कि वो सुपरकंडक्टिंग फेज में चला जाता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सपल्शन हो जाता है। अब हमें इसको क्या करना है? इसमें से आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस मेजनरी इफेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस मेजनरी इफेक्ट में क्या है? इस मेजनरी इफेक्ट में आपको पता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ H प्लस M। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ऑफ 1 प्लस काई ऑफ H हो जाएगा, क्योंकि काई क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो B होता है ये 0 होता है इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक
फ्लक्स हो गया ना, मतलब B इज 0, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो M होगा वो क्या होगा, दिस विल बी -H, तो दिस इज योर मेजनरी इफेक्ट, तो दैट मीन्स जो आपका काई है वो आपका -1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, आंसर है आपका देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होगा डीबी इक्वेशन मटेरियल, दैट मीन्स इसमें जो आपका लैम्डा है मीन फ्री पाथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दी, मैं कौन सा मार्कर लूँ इसमें, ये वाला ले लेती हूँ। जो ए का होगा ये 1 होगा, दैट मीन्स इट इज द डबी इक्वेशन मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक का होगा क्यूरी वेस लॉ, दैट मीन्स 2, और ये जो कंडक्टर्स होगा ये मैथेसन्स रूल के लिए फॉलो होता है, और सुपर कंडक्टर मेजनरी इफेक्ट के लिए फॉलो होता है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ इतना, सीधी सी बात है, लेंथ दिया है, ए दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट रूम टेम्परेचर इज दिस मच, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस की आप वैल्यू रखिए 0.17, एरिया कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है, तो ये इतना हो जाएगा, और लेंथ कितना दिया 1 मीटर, तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.0171 इंटू 10 की पावर -6, दैट मीन्स ये कुछ सी के ऑप्शन के इक्वल आएगा, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 0.0171 इंटू 10 की पावर -6 है ना। तो अगर मैं इसमें 10 की पावर -2 कर दूं और यहाँ पे 100 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 4 5 6, नो, तो ये कुछ नहीं, ये कुछ 1.71 आएगा, देखिए ना कितना होगा, 171 इंटू 10 की पावर -10 आ रहा है, ये ओम मीटर करके आ रहा है, तो ये कुछ आप इसको एडजस्ट कीजिए, तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, ये मैं एडजस्ट नहीं करूंगी क्योंकि इसमें टाइम भी लग रहा है, आप अपनी कॉपी में एडजस्ट कीजिए इस आंसर को। ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टिल देन गुड बाय।